स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 15 के नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे थर्मो रेगुलेशन के हवाले से। इससे पीछे वाले चैप्टर के पार्ट्स के अंदर हम दो हिस्से पढ़ चुके हैं। चैप्टर के स्टार्ट में हमने ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स और प्लांट्स के हवाले से डिस्कस किया, फिर उसके बाद एक्सक्रीशन प्लांट्स और फिर उसके बाद एनिमल्स और फिर ह्यूमन बींग्स के बारे में डिस्कस किया। होमियोस्टेसिस का तीसरा और आखिरी पैरामीटर है थर्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद एन टॉलरेबल रेंज, विद एन लिमिटेड रेंज, नैरो रेंज, इसको बोलते हैं थर्मोरेगुलेशन। तो अब जो पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है थर्मोरेगुलेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में। थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स में थर्मोरेगुलेशन के हवाले से दो एडेप्टेशंस हैं। वन इज़ फॉर हाई टेम्परेचर एंड अदर इज़ फॉर लो टेम्परेचर। तो इनिशियली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फॉर हाई टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स को हाई टेम्परेचर में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है उसमें नंबर वन प्रॉब्लम तो है इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर। हाई टेम्परेचर पे जो मेजर प्रॉब्लम प्लांट्स को फेस करना पड़ेगा उसमें इवेपोरेशन है, विच रिजल्ट इन डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स। डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम्स एंड इवेपोरेशन। अगर ये इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये इवेपोरेशन लीड करती है टू डेसिकेशन, पहले डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, एंड देन विल लीड टू डेसिकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो मेजर स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स हैं जो प्लांट को हाई टेम्परेचर में फेस करना पड़ते हैं। पहला प्रॉब्लम क्या है? डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। डीनेचरेशन कहते हैं एंजाइम के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के डिस्ट्रॉय होने को। हम जानते हैं कि ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो मुमकिना तौर पर एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम की मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती हैं, और इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के डिस्टर्ब होने की वजह से प्लांट्स की डेथ हो सकती है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन भी बढ़ता है। अगर ये इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन अनचेक्ड हो जाए तो इससे प्लांट्स में पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। डिहाइड्रेशन के नतीजे में प्लांट ड्राई आउट हो जाते हैं। ड्राई हो जाने को डेसिकेशन बोलते हैं, जिसके नतीजे में प्लांट्स की डेथ हो सकती है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स को कंपनसेट करने के लिए प्लांट्स जो स्ट्रेटजीज़ अपनाते हैं, इन स्ट्रेटजीज़ को कहा जाता है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस ऐसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं जिसके नतीजे में होमियोस्टेसिस को मेंटेन किया जा सकता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एडेप्टेशंस आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल मॉडिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन होमियोस्टेसिस। तो यहाँ पर होमियोस्टेसिस का जो पैरामीटर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है थर्मोरेगुलेशन। तो नंबर वन पर इसमें क्या होता है कि इवेपोरेशन को कंपनसेट करने के लिए पहली एडेप्टेशन प्लांट्स क्या करते हैं, जब इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है दे विल स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। प्लांट विल क्लोज देयर स्टोमेटा। हमें पता है कि ट्रांसपायरेशन की तीन टाइप्स क्यूटिकुलर, लेंटिकुलर और स्टोमेटल हैं। सबसे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन इवेपोरेशन स्टोमेटा के ज़रिए होती है। इफ़ प्लांट विल क्लोज देयर स्टोमेटा तो इसके नतीजे में क्या होगा, इवेपोरेशन यानी ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगा, एंड प्लांट विल स्टार्ट कंजर्विंग वाटर इन देयर बॉडी ताकि डिहाइड्रेशन डेसिकेशन डेवलप ना हो। अगर प्लांट स्टोमेटा क्लोज कर देते हैं, इवेपोरेशन कम हो जाता है, तो एक तरफ तो इवेपोरेशन क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है, ठंडक पैदा करता है ताकि प्लांट की सरफेस का टेम्परेचर कम रहे। तो ऐसे एरियाज़ जहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्रीज़
और अबव तक चला जाता है। वहाँ पर स्टोमेटा को क्लोज करने, ट्रांसपायरेशन को कम करने से क्या हो सकता है, एंजाइम्स की डीनेचरेशन हो सकती है। अब इस एंजाइम की डीनेचरेशन को बचाने के लिए दे विल फॉर्म अ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन विच इज़ नोन एज हीट शॉक प्रोटीन। इस प्रोटीन को कहा जाएगा हीट शॉक प्रोटीन। ये हीट शॉक प्रोटीन एंजाइम के साथ एम्ब्रेस कर देगी, जुड़ जाएगी, और जब तक ये हीट शॉक प्रोटीन एंजाइम के साथ जुड़ी रहेगी ये एंजाइम को डीनेचर होने नहीं देगी। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि इस हीट शॉक प्रोटीन का क्या फंक्शन है, तो हम कहेंगे इट प्रोटेक्ट एंजाइम, प्रोटेक्ट एंजाइम फ्रॉम डीनेचरेशन। इट प्रोटेक्ट एंजाइम फ्रॉम डीनेचरेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, हाई टेम्परेचर पे प्लांट्स को जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं वो मेनली दो हैं, डिस्ट्रक्शन इन ग्लोबुलर फॉर्म ऑफ एंजाइम या डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम विच हार्म दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जो मेटाबॉलिज्म को नुकसान करेगा, सफ़र करेगा। इवेपोरेशन विच लीड टू डिहाइड्रेशन, पानी की शदीद कमी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। डेसिकेशन, प्लांट के खुश्क हो जाने को कहते हैं। डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम से बचने के लिए, इवेपोरेशन के नतीजे में डिहाइड्रेशन और डेसिकेशन से बचने के लिए प्लांट अपने अंदर जो भी चेंजेस लाएंगे, मॉडिफिकेशंस करेंगे, इन्हें हम बोलेंगे अडेप्टेशन। तो डिहाइड्रेशन और डेसिकेशन से बचने के लिए ये क्या करते हैं, दे विल क्लोज देयर स्टोमेटा, जिससे इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर कम हो जाता है और प्लांट खुद को डिहाइड्रेशन और डेसिकेशन से बचा लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड इस इवेपोरेशन के कम होने से कूलिंग इफेक्ट भी कम हो जाता है, तो प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर 40-45 डिग्री या इससे अबव पर चला जाता है, जो एंजाइम को डीनेचर करने का बाइस बनता है। तो ऐसे प्लांट जहाँ पे हीट स्ट्रेस ज़्यादा होता है, जहाँ पे टेम्परेचर 40 को मोस्टली क्रॉस कर लेता है, ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन बनाते हैं जिसे बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन। तो दोज प्लांट्स विच लिव इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ 40 डिग्रीज और अबव, these plants, their cells will synthesize a specialized protein which is known as heat shock protein. This protein will protect enzyme from denaturation. तो जब तक ये प्रोटीन प्लांट के सेल्स में मौजूद रहेगी, चाहे टेम्परेचर 40 डिग्री या इससे अबव पर चला जाए, एंजाइम डीनेचर नहीं होंगे। तो इस तरह से इन दो प्रॉब्लम्स को कंपनसेट किया जाता है। इसके बाद दूसरा पोर्शन डियर स्टूडेंट्स इसके हवाले से आता है, वो है लो टेम्परेचर। प्लांट्स जो कि रहते हैं लो टेम्परेचर में, तो लो टेम्परेचर में रहने वाले प्लांट्स को जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो डिफरेंट है। नंबर 1, इसमें जो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर जो कि फ्रीजिंग टेम्परेचर या इससे भी नीचे तक जा सकता है, उस टेम्परेचर पर रहने वाले प्लांट्स को पहला जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो है ऑल्ट्रेशन in fluidity. Fluidity of सेल मेम्ब्रेन, इनकी सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी है वो ऑल्टर हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है या सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिपिड्स की बनी होती है, और लिपिड्स का जो मेजर इसमें पोर्शन होता है वो फैटी एसिड्स का होता है। तो फैटी एसिड दो किस्म के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसमें जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये क्रिस्टलाइज्ड हो जाते हैं कम टेम्परेचर पर, ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। तो इस वजह से अगर टेम्परेचर बहुत कम होता है तो लिपिड्स और फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन विच कंटेन सैचुरेटेड फैटी एसिड व्हेन दे बिकम क्रिस्टल, तो इनकी जो फ्लूइड लाइक करेक्टर सेल मेम्ब्रेन का है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसके नतीजे में जितनी भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल हो रही होती है वो सारी डिस्टर्ब हो जाती है, विच रिजल्ट इन डेथ ऑफ द सेल। तो पहली प्रॉब्लम जो लो टेम्परेचर पे प्लांट को फेस करना पड़ता है वो है ऑल्ट्रेशन इन फ्लूइडिटी। वो जो फ्लूइड लाइक करेक्टर है सेल मेम्ब्रेन का वो चेंज हो जाता है ड्यू टू द crystallization or solidification of the saturated fatty acid present in the cell membrane.
दूसरा जो प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ता है वो है फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन। डियर स्टूडेंट्स, अब ये आइस क्रिस्टल दो तरह के हो सकते हैं, इनसाइड सेल और आउटसाइड सेल। दो तरह से ये आइस क्रिस्टल बन सकते हैं, इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल। अगर तो क्रिस्टल्स आउटसाइड द सेल बनते हैं तो वो इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं है। अगर क्रिस्टल्स इनसाइड द सेल बनते हैं तो ये जो इनसाइड बनने वाले क्रिस्टल्स हैं दे विल मेक परफोरेशंस इन सेल मेम्ब्रेन। जब ये सेल मेम्ब्रेन में परफोरेशंस कर देंगे तो इसके नतीजे में सेल्स की डेथ हो जाएगी। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम है जो प्लांट को लो टेम्परेचर वाले एरियाज़ में फेस करने पड़ते हैं। ऑल्ट्रेशन इन फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, जिसकी रीज़न क्या होती है कि जो लिपिड सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं उसमें जो फैटी एसिड्स हैं वो सैचुरेटेड हैं और वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ऑल्टर हो जाती है। ऑल द ट्रांसपोर्टेशन इन एंड आउट ऑफ द सेल विल डिस्टर्ब विच रिजल्ट इन डेथ ऑफ द सेल। फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल, ज़्यादा डेंजरस जो फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल है वो इनसाइड द सेल है। आउटसाइड द सेल बनने वाले आइस क्रिस्टल इतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। जो इनसाइड द सेल आइस क्रिस्टल्स बनते हैं वो परफोरेशंस बना देते हैं। परफोरेशन मतलब सुराख कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो लिविंग मैटर वो डेड हो जाता है। अब इनकी एडजस्टमेंट के लिए प्लांट्स अपने अंदर जो भी चेंजेस लाएंगे इन चेंजेस को कहा जाएगा एडेप्टेशंस। तो प्लांट्स अपने अंदर क्या एडेप्टेशंस पैदा करेंगे? नंबर 1, पहली एडेप्टेशंस वो प्लांट जो इस फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को चेंज करने के लिए वो करेंगे वो ये कि दे विल चेंज देयर सैचुरेटेड, ये अपने सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, वो फैटी एसिड्स जो कि क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जम जाते हैं, ये अपने सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को चेंज कर देंगे टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी जब सर्दी का मौसम आने लगेगा तो ये अपने सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में चेंज कर लेंगे। सैचुरेटेड क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, जम जाते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो ऑयल के अंदर पाए जाते हैं वो लो टेम्परेचर पर भी लिक्विड ही रहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, एक होती है ग्रेजुअल चिलिंग, ग्रेजुअल चिलिंग यानी सर्दी आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर सर्दी की तरफ आता है। एक होती है रैपिड चिलिंग। तो प्लांट को जो सर्दी ज़्यादा नुकसान करेगी वो है रैपिड चिलिंग। उसकी वजह यह है कि अगर रैपिडली सर्दियाँ आती हैं तो प्लांट्स को इतना वक्त, इतना मौका ही नहीं मिलेगा कि वो अपने सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में चेंज कर लें। हाँ, अगर ग्रेजुअल चिलिंग होती है तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में चेंज हो जाएंगे। तो पहला प्रॉब्लम जो कि ऑल्ट्रेशन इन फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन था या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सैचुरेटेड फैटी एसिड था, उसको प्लांट कैसे कंपनसेट करते हैं? जब सर्दी का मौसम आता है ये अपने सैचुरेटेड फैटी एसिड को अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल इनसाइड द सेल स्पेसिफिकली है, उसके लिए ये क्या करते हैं? दे रिटेन सर्टन सॉल्यूट्स इन देयर cytosol and make their cytosol super cool। कुछ सोल्यूट को साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल सोलेबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं, उसमें जमा करने से ये क्या करेंगे? अपने साइटोप्लाज्म को सुपर कूल कर लेंगे। सुपर कूल का मतलब ये है कि उस साइटोप्लाज्म का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस उससे बिलो भी चला जाएगा तो भी उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये एक केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं कि सोल्यूट की प्रेजेंस की वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, नॉर्मल जो प्योर वाटर है अगर उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है तो सोल्यूट की मौजूदगी से उसका टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर -2, 3,
नेगेटिव में जाने के बावजूद भी वो क्रिस्टल यानी फ्रीजिंग पॉइंट उसका मज़ीद डिक्रीज़, मज़ीद नेगेटिव में चला जाएगा ज़ीरो की बजाय। तो यहाँ पर भी यही होगा कि सेल का टेम्परेचर बेशक 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम है, वो साइटोप्लाज्म सुपर कूल रहेगा मगर फ्रीज़ नहीं होगा। यानी इसका मतलब ये होगा कि ये जो सॉल्यूट्स मौजूद होंगे साइटोसोल के अंदर, ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे काम करेंगे, विच प्रिवेंट सेल्स फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये हमने देखा कि लो टेम्परेचर में रहने वाले प्लांट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और उसको कंपनसेट करने के लिए वो अपने अंदर क्या एडेप्टेशंस पैदा करते हैं। तो इसको अगर समराइज़ करें तो लो टेम्परेचर के दो बड़े प्रॉब्लम्स क्या हैं, ऑल्ट्रेशन इन फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और सेकंड प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल। ऑल्ट्रेशन इन फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को कैसे कंपनसेट किया जाता है, बाय कन्वर्टिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनटू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और साइटोप्लाज्म को सुपर कूल करके सेकंड प्रॉब्लम जो कि फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स है इसको कंपनसेट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर के प्रॉब्लम्स थे जो प्लांट फेस करते हैं, और उनको कंपनसेट करने के लिए जो एडेप्टेशंस वो अंदर अपने पैदा करते हैं वो हमने डिस्कस की इसके हवाले से। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बॉडी टेम्परेचर, हीट गेन एंड लॉस फ्रॉम द बॉडी। तो इसमें हम देखते हैं कि किसी भी एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर, एनिमल्स बॉडी टेम्परेचर, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। नंबर वन, रेट ऑफ चेंज इन बॉडी हीट, बॉडी की जो हीट पैदा करने की एबिलिटी है उसमें क्या चेंज आ रहा है, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिज्म। यानी अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ रही है तो बॉडी में हीट की प्रोडक्शन बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी बॉडी का बढ़ेगा। इसी तरह अगर बॉडी की इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज इन बॉडी हीट कम होगा और बॉडी टेम्परेचर भी कम होगा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट, इसके ऊपर बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर ये, विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिज्म। सेकेंड ये डिपेंड करता है बॉडी का टेम्परेचर रेट ऑफ हीट गेन एंड लॉस, रेट ऑफ हीट गेन एंड लॉस। यानी अगर बॉडी से हीट गेन हो रहा है, अब हीट गेन कैसे होता है, डायरेक्ट रेडिएशन से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन। हीट लॉस कैसे होता है, इवेपोरेशन के ज़रिए हीट लॉस होता है। जब पानी इवेपोरेट होता है बॉडी से तो हीट लॉस होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड, थर्मल रेडिएशन, इनके ज़रिए बॉडी से हीट लॉस। अगर बॉडी से हीट लॉस ज़्यादा हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, हीट गेन ज़्यादा हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी एनिमल की बॉडी का टेम्परेचर इन दो बातों पर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज इन बॉडी हीट विच डिपेंड्स ऑन मेटाबॉलिज्म, यानी इंटरनल हीट जो मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करती है। मेटाबॉलिज्म के बढ़ने से इंटरनल हीट ज़्यादा होगी, कम होने से कम होगी, उसके अकॉर्डिंगली बॉडी टेम्परेचर भी कम ज़्यादा होगा। जैसे हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी चाहिए होती है, वहाँ पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है तो पसीना आने लग जाता है, स्वेटिंग होने लग जाती है, क्योंकि इंटरनल मेटाबॉलिज्म के बढ़ने से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है। इसी तरह जब आप रेस्ट में होते हैं तो इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन कम होती है और बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है। धूप में जाने से हीट गेन होगा, पसीने स्वेटिंग होगी तो हीट लॉस होगा, इवेपोरेशन। तो हीट गेन एंड लॉस एंड रेट ऑफ चेंज इन बॉडी हीट, इन दो बातों से मिलकर बॉडी टेम्परेचर इन दो बातों पर डिपेंड करता है। अब हीट गेन एंड लॉस या हीट इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, इनकी बेस के ऊपर एनिमल्स को दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। इसमें वो एनिमल्स शामिल हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ चेंज करते रहते हैं। वो अपने बॉडी टेम्परेचर को
एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर मेंटेन नहीं रख सकते। इन एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, या इनको हम कहते हैं पिकीलियोथर्म्स। पिकीलियोथर्म्स कह दें, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कह दें, एक ही बात है। दूसरी तरफ जो एनिमल्स का ग्रुप है इनको हम कहते हैं हेट्रोथर्म्स, या इनको हम नाम देते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स का। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स कह दें या हेट्रोथर्म्स कह दें, एक ही बात है। तो दोज एनिमल्स, अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे? दोज एनिमल्स विच मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट चेंजेस इन द टेम्परेचर और ऑफ आउटसाइड एनवायरनमेंट, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। दोज एनिमल्स विच मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट चेंज ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर। एक्सटर्नल टेम्परेचर के चेंज होने के बावजूद इनके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इन एनिमल्स को हम कहते हैं हेट्रोथर्म्स, या इन एनिमल्स को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। दोज एनिमल्स विच डू नॉट मेंटेन their body temperature varies with surrounding. Their body temperature varies with the surroundings temperature. जैसे जैसे सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम ज़्यादा हो तो इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहे। इन एनिमल्स को हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की एग्जांपल्स में शामिल हैं फिशेस, जिनको आप पाइसेस भी कह सकते हैं, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ये वर्टिब्रेट्स में से वो एनिमल्स के ग्रुप्स हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड हैं, जो कि पिकीलियोथर्म्स हैं। यानी फिशेस में जितना टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर का होगा उतना ही टेम्परेचर उनकी बॉडी का होगा, वो उसको उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। इसलिए वो मूव करके ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे पानी का टेम्परेचर उनके ज़िंदा रहने के लिए सूटेबल हो। ठंडे पानी से गर्म की तरफ या ज़्यादा गर्म से ठंडे की तरफ मूव करेंगे। एम्फीबियंस भी इसी तरह, जिसमें फ्रॉग शामिल है। सख्त सर्दी के मौसम में भी ये बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम होगा। सख्त गर्मी में धूप में भी ये बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। सख्त गर्मी में ये ज़मीन के नीचे छुप जाते हैं, कीचड़ में मड में जाके छुप जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइबरनेट हो गए, हाइबरनेट कर जाते हैं। और सख्त सर्दी में भी ये हाइबरनेट कर जाते हैं। इसी तरह रेप्टाइल्स जो हैं, जिसमें स्नेक वगैरह शामिल हैं, लिजर्ड्स वगैरह शामिल हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ये भी अपने, इनका बॉडी टेम्परेचर भी इनके सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ चेंज होता रहेगा। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे सराउंडिंग के टेम्परेचर के चेंज होने के साथ साथ। तो ये एनिमल्स कोल्ड ब्लडेड हैं या पिकीलियोथर्म्स हैं। अब वार्म ब्लडेड एनिमल्स की एग्जांपल में आते हैं एवीज़। एवीज़ कहते हैं बर्ड्स की क्लास को, एंड मैमल्स जिसमें ह्यूमन बीइंग भी शामिल हैं। ये हेट्रोथर्म्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एवरेज 37 डिग्री सेल्सियस है। आप सर्दी में हो, गर्मी में हो, आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के राउंड अबाउट ही रहेगा, क्योंकि हम हेट्रोथर्म्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को विदन स्पेसिफिक रेंज, टॉलरेबल रेंज मेंटेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि अक्सर डिफ्रेंशिएशन के तौर पर आता है, ऐसे भी आ सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पिकीलियोथर्म्स एंड हेट्रोथर्म, या ऐसे भी पूछा जा सकता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो एक तो आप इनको डिफाइन कर देंगे, कोल्ड ब्लडेड के कॉलम में कोल्ड ब्लडेड को और वार्म ब्लडेड के कॉलम में वार्म ब्लडेड को। दूसरा, साथ आपने इनकी एग्जांपल ज़रूर देनी है। जैसे पिकीलियोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड की एग्जांपल में फिशेस, एम्फीबियन,
और रेप्टाइल्स शामिल हैं। वार्म ब्लडेड की एग्जांपल में ये एवीज और मैमल्स शामिल हैं। एवीज बर्ड्स के ग्रुप को ही कहते हैं। डियर स्टूडेंट, इस क्लासिफिकेशन के साथ थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था, जिसकी वजह से एक नई क्लासिफिकेशन प्रपोज करना पड़ी। जैसे कि कुछ लिजर्ड की टाइप्स हैं जो कि रेप्टाइल्स के ग्रुप में आते हैं, इनको होना चाहिए कोल्ड ब्लडेड, मगर वो वार्म ब्लडेड के तौर पर रहते हैं। इसी तरह कुछ मैमल्स हैं जिनको होना चाहिए वार्म ब्लडेड, मगर वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इतनी सूटेबल, इतनी एग्जैक्ट नहीं है, तो इसलिए इसकी जगह पर एक और थर्मो रेगुलेशन की बेस के ऊपर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया एक और कैटेगरी के अंदर। तो इस क्लासिफिकेशन पर ऑब्जेक्शन ये हैं कि कुछ रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स जैसे कि जो कि कोल्ड ब्लडेड होने चाहिए बट दे आर वार्म ब्लडेड, कुछ मैमल्स इसी तरह जो कि वार्म ब्लडेड होने चाहिए बट दे आर कोल्ड ब्लडेड। तो दिस क्लासिफिकेशन इज़ नॉट सूटेबल फॉर ऑल एनिमल्स फॉर ऑल रेंजेस ऑफ द टेम्परेचर क्लासिफिकेशन। तो इसकी जगह पर एक और क्लासिफिकेशन पेश की गई जो कि सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन की बेस पर थी, डिस्पाइट द एबिलिटी टू मेंटेन टेम्परेचर और नॉट मेंटेन द टेम्परेचर। तो थर्मो रेगुलेशन की इस क्लासिफिकेशन में जो सोर्स ऑफ हीट की बेस पर बेस करती है, एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, हेट्रोथर्म्स, एंडोथर्म्स एंड एक्टोथर्म्स। अब नेक्स्ट हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक क्लासिफिकेशन थर्मो रेगुलेशन की हमने पढ़ी, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जिनको हेट्रोथर्म्स और पेकिलियोथर्म्स भी बोलते हैं, और उसके साथ हमने देखा कि कुछ ऑब्जेक्शंस भी हैं उस पर। Another classification which is based on the source of heat, इसकी बेस पर एनिमल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 है एंडोथर्म्स, नंबर 2 पर आते हैं एक्टोथर्म्स, और नंबर 3 पर आते हैं हेट्रोथर्म्स आते हैं। तो इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एंडोथर्म्स से मुराद डियर स्टूडेंट्स वो एनिमल्स हैं इन विच बॉडी टेम्परेचर, ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर मेनली इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन पे डिपेंड करते हैं। वो एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, एंडोथर्म्स। यानी इनके बॉडी के अंदर जितना मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे उसमें जो हीट पैदा होगी उसी के ऊपर बॉडी टेम्परेचर बेस करेगा। इसका ये मतलब नहीं कि ये आउटसाइड एनवायरनमेंट से हीट को गेन या लूज़ नहीं करते, आउटसाइड एनवायरनमेंट से हीट गेन लूज़ करते हैं, बट उसके ऊपर इनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। देयर बॉडी टेम्परेचर मेनली डिपेंड्स ऑन इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन, जो कि कम होगी तो इनका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा, ज़्यादा होगी तो इनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। जो सराउंडिंग के साथ ये हीट गेन लॉस करते हैं वो करते ज़रूर हैं, मगर उस पर इनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता। इनकी एग्जांपल्स में बर्ड्स भी आते हैं, मैमल्स भी ज़्यादातर इसमें आते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स इसमें आते हैं जैसे कि मॉस्कीटो, फ्लाइज वगैरह, और कुछ फिशेस भी इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। दूसरे नंबर पर वो ग्रुप आता है जिसमें इंटरनल मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल है। इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस तो होती है बट एट वेरी लो लेवल। ये इनका जो बॉडी टेम्परेचर और जो इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस होती भी है वो भी क्विकली एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज हो जाती है। देयर बॉडी टेम्परेचर मेनली डिपेंड्स ऑन heat gain and loss, heat gain and loss from surrounding। यानी इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन पे इनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड नहीं करता, इनका बॉडी टेम्परेचर हीट गेन पर डिपेंड करता है, हीट लॉस पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन है भी लो लेवल पर, जो कि मेन कंट्रीब्यूटर बॉडी टेम्परेचर का नहीं हो सकता। इन एनिमल्स को कहा जाता है एक्टोथर्म्स।
ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिशेस ऑलमोस्ट इसी में आती हैं, एम्फीबियन इसी में आते हैं, रिप्टाइल इसी में आते हैं। इनको आप ये भी कह सकते हैं कि दे आर जस्ट लाइक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, बिकॉज इनकी इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन एट वेरी लो लेवल है, विच इज़ क्विकली एक्सचेंज विद द सराउंडिंग्स। देयर बॉडी टेम्परेचर मेनली डिपेंड्स ऑन द हीट गेन एंड लॉस फ्रॉम द सराउंडिंग। तीसरे नंबर पर डियर स्टूडेंट्स वो ग्रुप आता है जिसको हम कहते हैं हेट्रोथर्म्स। हेट्रोथर्म्स में वो एनिमल्स शामिल हैं जो दोनों चीज़ों से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, इंटरनल मेटाबॉलिक हीट से भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, और सराउंडिंग से जो हीट गेन एंड लॉस है इससे भी अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं ऑन वेरिंग डिग्री। बट मेनली ये भी क्या करते हैं, इंटरनल मेटाबॉलिक हीट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं ऑन वेरिंग डिग्री दोनों का। मसलन अगर इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन कम है तो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीट गेन कर लेंगे, या अगर इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन ज़्यादा है तो बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए हीट लूज़ कर देंगे। तो ये दोनों काम कर सकते हैं, जिनका टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड कर सकते हैं, इन्हें हम बोलते हैं हेट्रोथर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो तीनों टर्म्स हैं बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए भी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी लिखी हैं। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैट्स और हमिंग बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन। अब अगर यही तीन ऑप्शन हो हमारे पास, ए ऑप्शन हो एंडोथर्म्स, बी ऑप्शन हो एक्टोथर्म्स और सी ऑप्शन हो हेट्रोथर्म्स, तो हम कहेंगे कि हमिंग बर्ड्स, बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स आर इंक्लूडेड इन, तो इसका आंसर क्या होगा, हेट्रोथर्म्स होगा। या इसी तरह अगर हम कहें कि फ्लाइंग इंसेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर थर्मोरेगुलेशन क्लासिफिकेशंस आर इंक्लूडेड इन, तो फ्लाइंग इंसेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन एंडोथर्म्स। तो एक तो एमसीक्यू के हवाले से इनकी एग्जांपल्स ख़ास तौर पे जो बुक में है स्पेसिफिकली वो एग्जांपल, और दूसरा फिर इनकी डेफिनेशंस जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दो तरीके थे एनिमल्स को उनकी थर्मोरेगुलेटरी स्ट्रेटजीज़ की बेस के ऊपर क्लासीफाई करने के। एक क्लासिफिकेशन हमने पहले पढ़ी पेकिलियोथर्म्स और हेट्रोथर्म्स, और एक क्लासिफिकेशन जिसमें ये तीन ग्रुप्स हैं एंडोथर्म, हेट्रोथर्म्स और एक्टोथर्म्स। थैंक यू वेरी मच।